कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग करंट अफेयर्स का जो पार्ट देखेंगे बच्चों, चूंकि बीच बीच में मैंने आपसे बोला कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन में एक वीडियो करंट अफेयर्स की देंगे, तो ताकि बाद में बर्डन न पड़े। ठीक है, इसलिए आज करंट अफेयर्स का सेशन है। इस वीकेंड आपकी लगभग थर्सडे तक क्लासेज आएंगी, उसके बाद फ्राइडे से थोड़ा सा आपका डिस्टर्बेंस रहेगा 3-4 दिन के लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर जितना भी हो सकता है रेगुलर क्लासेस में कोशिश करूंगा आपको दे पाऊँ। तो करंट अफेयर्स हर एग्जाम के लिए, आरओ मेंस आपका उत्तराखंड एसआई का एग्जाम है, इसके अलावा आने वाली भर्तियां होंगी, कहीं ना कहीं आपका काम आएगा। अभी से आप इसको तैयार रखेंगे तो निकट भविष्य में जो भी एग्जाम आपके सामने आएंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, इसके अलावा जो एसआई के आपके फिजिकल चल रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी बच्चों के जो फिजिकल हैं प्रभावित हुए हैं, तो उसकी तिथियां लोक सेवा आयोग के द्वारा मतलब जो दी जा रही हैं, मैं देख रहा था कल भी कुछ नोटिफिकेशन आया था। तो आप ऐसा मत सोचना कि हमारा फिजिकल वॉश हो गया है, बारिश की वजह से कोई प्रॉब्लम आई, तो वो डेट आ जा रही है उसकी। ठीक है, बाकी एसआई के फिजिकल के लिए जो टेस्ट पेपर में जोड़ना चाहते हैं, जो कि केपी सर द्वारा किए जब बताए जा रहे हैं, उसमें आप लोग जो टेलीग्राम है, स्टडी विथ योगेश नाम से एक टेलीग्राम चैनल है बच्चों, जिसमें 37,000 से कुछ ऊपर बच्चे हैं, लगभग 38,000। उस ग्रुप में जुड़ जाना, आप स्टडी विथ योगेश सर्च करना और आपको दिख जाएगा उसमें टेलीग्राम के अंदर वो ग्रुप, उसको ज्वाइन करना। वहां आपको टेस्ट के संबंध में जो भी है, वहां जो लिंक होगा वहां से आप लोग देख लेना क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन लिखना, भारत का पहला बच्चों पेपरलेस चुनाव कराया गया है, किस राज्य में कराया गया है? भारत का पहला पेपरलेस यानी पेपर का यूज ही नहीं हुआ है उसमें। ठीक है, पहला पेपरलेस इलेक्शन है, ये है एमपी के भोपाल जिले में एक ग्राम पंचायत बच्चों, वहां पे हुआ है। कुछ चुनाव होगा, उपचुनाव वगैरह जो भी होगा, मतलब ग्राम पंचायत स्तर का चुनाव था। तो वहां पे पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग यानी मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने, क्योंकि ग्राम पंचायत या नगर निकाय के जो चुनाव होते हैं उसकी जिम्मेदारी है राज्य निर्वाचन आयोग की, वो भारत निर्वाचन आयोग की नहीं है। ठीक है, तो वहां का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने पहली बार पेपरलेस एक प्रकार से इलेक्शन करवाया, और ये भारत का पहला राज्य है या पहली बार भारत पे ऐसा एक प्रयोग किया गया, और एक बहुत सकारात्मक दिशा में बच्चों इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि पेपर की बहुत ज्यादा बर्बादी होती है इलेक्शन वगैरह में। ठीक है, तो लिखो भारत का पहला पेपरलेस चुनाव किस राज्य में कराया गया है? भारत का पहला पेपरलेस यानी पेपर नहीं था इसमें, ठीक है, चुनाव किस राज्य में कराया गया बच्चों? एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पहला पेपरलेस चुनाव कराया गया है। ये ध्यान रखना, भोपाल के रतुआ रतनपुर ग्राम में कराया गया है। ठीक है, एमपी के भोपाल इसका एक जिला है, इसका एक रतुआ रतनपुर ग्राम में क्या कराया गया बच्चों? ग्राम पंचायत में ये चुनाव कराया गया है। एक अनूठा प्रयोग हम लोग इसको कह सकते हैं, तो काफी एक मॉडल के रूप में, अभी तो खैर बहुत छोटे स्तर पे ही हुआ है, बट अगर जैसे आने वाले भविष्य में इस प्रकार के इनिशिएटिव हर राज्य सरकार के अंदर जो राज्य निर्वाचन आयोग कार्य कर रहे हैं, अगर वो उठाएं तो भविष्य में एक ऐसा टाइम भी आ सकता है कि पूरे राष्ट्र नेशनल लेवल पे हम लोग पेपरलेस इलेक्शन को करा सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छी पहल हम लोग इसको कह सकते हैं। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन होना है बच्चों दिल्ली में। ठीक है, लिखो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन यानी ऑल इंडिया जो राजभाषा का जो सम्मेलन है वो कहां पे होना है? दिल्ली में। ठीक है, तो लिखो अखिल भारतीय मतलब ऑल इंडिया, ठीक, राजभाषा सम्मेलन ये कहां पे होने वाला है बच्चों? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में क्या होगा? अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक, राजभाषा सम्मेलन। यहीं पे आपको एक और चीज है, अल नजाह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है बच्चों, किन दो देशों के बीच है? भारत और ओमान के बीच। लिखो अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये किस किस के मध्य है? भारत और ओमान के मध्य, इंडिया और किसके मध्य? ओमान के। ठीक है, यानी भारत और ओमान के मध्य है अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास। ऐसी एक वरुण नेवी का अभ्यास है शायद, हाँ, वो किसके बीच है? वरुण मेरे ख्याल से नेवी का ही चक्कर, भारत और फ्रांस के बीच है। ठीक है, वो अभी मैं बाद में बता दूंगा आपको। अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास इंडिया एंड ओमान के मध्य है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपको पता है ना? विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है बच्चों 10 जनवरी को। ठीक है, अब कल ही क्योंकि हिंदी दिवस मनाया गया, तो ये विश्व हिंदी दिवस अलग चीज है, ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा तो 14 सितंबर को।
राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, अगर पूछता है तो 14 सितंबर। तो कल क्योंकि ये मनाया गया था, और क्यों मनाया जाता है, इसी दिन हमने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था इसीलिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला लिखो, भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक नई स्वास्थ्य बीमा शुरू की गई, वो कितने लाख रुपए तक की होगी बच्चों, 5 लाख रुपए तक की, ठीक है, उसको अपग्रेड कर दिया गया है। तो भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों हेतु, यानी भारत सरकार ने मंजूरी दी है, भारत सरकार भारत की कैबिनेट ने, तो एक वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं उनके लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा भारत सरकार अब करेगी, ठीक है। लिखो, भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों हेतु नई बीमा की जो राशि है कितनी होगी, भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, सीनियर सिटीजन, अब इसके लिए क्या कंडीशन है वो अलग चीज है, ठीक है, हेतु बीमा कराने की एक नई मंजूरी दी है, वो 5 लाख रुपए तक की होगी, ठीक है। ऑप्शन पूछेगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, बीमा 5 लाख तक का इसमें क्या किया जाएगा बच्चों, वरिष्ठ नागरिक तो बीमा के लिए एक नई मंजूरी कल ही या परसों 2-3 दिन पहले दी हुई है, ठीक है। अगला लिखो, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहां पे किया जाएगा, ये भी दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जाना है, नई दिल्ली में। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाना है, नई दिल्ली में किया जाना है। अब देखना बच्चों, हाल ही में भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव स्कीम लॉन्च की है, देखना क्या की है, पीएम ई ड्राइव स्कीम, ठीक है। ये प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम एक सरकार ने लॉन्च की है, जिसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट, ठीक है। एक प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है बच्चों, जो कि पर्यावरण के अनुकूल हैं, उनको इन्हांस करना है, उनकी जो संख्या है उसको बढ़ानी है, ताकि पर्यावरण को जो है नुकसान न पहुंचे, और एक प्रकार से इको फ्रेंडली जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम है पीएम ई ड्राइव स्कीम, ठीक है। इसके लिए केंद्र सरकार ने आने वाले 2 वर्षों के अंतर्गत लगभग 10,900 करोड़ का बजट प्रावधान किया है, ठीक है। 10,900 करोड़ की मंजूरी दी है कैबिनेट ने, ठीक है। यानी भारत सरकार ने इस योजना के तहत, पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत अगले 2 वर्षों में 10,900 करोड़ रुपए खर्च करने की के लिए बच्चों एक प्रकार से मंजूरी दी है। और ये ई ड्राइव स्कीम कुछ नहीं है, ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, चाहे आपके अंदर इसके अंदर 2 व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो जैसे स्कूटी वगैरह है, या 3 व्हीलर हो जैसे देखा होगा आपने टेम्पो वगैरह चलते हैं आजकल, इसके अलावा ट्रक हो गया, एम्बुलेंस होगी, या बसेस होगी, इलेक्ट्रॉनिक बसेस, तो उनको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने इतने रुपए आने वाले 2 वर्षों के अंदर खर्च करने का मतलब बजट की मंजूरी दी है। और इसमें क्या किया जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे आप उनके लिए अलग अलग स्थानों पे चार्जिंग के जो अपने आप में पॉइंट्स हैं, या जो चार्जिंग स्टेशन है उनको डेवलप करना है, या अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन को मार्केट में उतारने के लिए सब्सिडी देना है, तो इस प्रकार के भारत सरकार द्वारा काफी एक इनोवेटिव तरीके से इसके लिए पैसा दिया, जो बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम का संबंध अगर आपसे पूछता है तो बता देना किस चीज से है, ई ड्राइव स्कीम का ई वाहन से संबंधित है। ये ई वाहन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाहन। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, या दुपहिया लिख लो, 2 व्हीलर हो गए, ठीक है, तिपहिया लिखो जैसे ऑटो वगैरह हो गए, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बस लिख लो, ठीक है, इसके अलावा ट्रक लिख लो, और इस तरीके की जो भी गाड़ियां आती है, ठीक है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, इलेक्ट्रॉनिक बस, ट्रक या कार वगैरह होगी, और इसके अलावा एम्बुलेंस है, और इसके अलावा क्या है, एम्बुलेंस है। तो ये बसेज आती हैं, इस श्रेणी के अंदर आएंगी। इनको बढ़ावा देने के लिए चाहे इसमें सब्सिडी दे सरकार, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन डेवलप करे, या इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, तो प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम का फुल फॉर्म अगर पूछता है तो प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट, ठीक है। तो इसका ये फुल फॉर्म है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अगला लिखो बच्चों, एशियन किंग वल्चर हेतु भारत का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है, एशियन किंग वल्चर, ठीक है, इसको चेक कर लेना है नेट में कौन सा जीव होता है। तो एशियन किंग वल्चर हेतु भारत का पहला संरक्षण केंद्र खोला गया है यूपी में, ठीक है। लिखो इलेक्ट्रॉन क्या अपने आप में एशिया का एशियन किंग वल्चर हेतु भारत का पहला संरक्षण केंद्र, एशियन किंग वल्चर हेतु भारत का पहला संरक्षण केंद्र, हेतु भारत का पहला
संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है? यूपी में। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में जो किंग वल्चर है उसके संरक्षण हेतु पहला केंद्र भारत के अंदर खोला गया, वो यूपी के अंदर खोला गया। ठीक, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार वर्ष 2023 में 24 में कितने लोगों को दिया गया है? 15 लोगों को दिया गया, जो राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। तो लिखो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार यानी नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ठीक है, पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया बच्चों? 15 लोगों को, सॉरी, राष्ट्रीय यानी नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 15 लोगों को दिया गया, इसमें भी लिख लेना। ठीक है, अगला लिखना आपको सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यूपी में। लिखो सेमीकंडक्टर सेमिकॉन 2024 का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में किया गया है? यूपी में। किसके द्वारा किया गया बच्चों? पीएम द्वारा। ठीक है, एक ये याद रखना। एक हाल ही में एक चीज और भी पता होगी आपको, लद्दाख में कुछ 5 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी गई है। तो लद्दाख में अब जिलों की संख्या 7 होगी। ठीक है, देखो लद्दाख में नए जिले कितने नए जिले बनने वाले हैं? वहां 5। अब टोटल कितने हो गए? 2 पहले से, लेह और कारगिल पहले से थे बच्चों, अब ये 7 जिले हो गए लद्दाख में। अब 5 नए जिले बनाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की है वहां पे। तो लद्दाख में अब नए जिले हो गए टोटल 5 और टोटल हो गए 7 नए जिले, 5 उसमें बनने वाले। ठीक है, अगला लिखो पेरिस पैरालंपिक्स खेल में भारत द्वारा कुल कितने पदक जीते गए? ठीक है, लिखो पेरिस पैरालंपिक्स गेम में भारत द्वारा पदक, आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा पदक भारत ने इसी बार जीते। ठीक है, भारत द्वारा पदक यानी 29 भारत ने कितने जीते इसमें पदक, जिसके अंतर्गत बच्चों 7 तो भारत के द्वारा गोल्ड जीते गए हैं, 7 क्या जीते गए? स्वर्ण पदक जीते गए। 9 भारत के द्वारा इसमें रजत पदक जीते गए और 13 शायद इसमें क्या जीते गए? कांस्य पदक जीते गए। ठीक है, तो 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य, कितना हो रहा? 13 10 23 और 22 7 29, ठीक हो गया। तो 7 स्वर्ण, 9 सिल्वर और 13 कांस्य के साथ भारत ने क्या जीता बच्चों? टोटल मिला के अपने आप में 9 गोल्ड 29 वहां पे पदक जीते गए पेरिस पैरालंपिक्स गेम 2024 में। ठीक है, अगला लिखो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय रणधीर सिंह। बच्चों एशियाई ओलंपिक्स यानी परिषद यानी काउंसिल, AOC लिख दिया मैंने। ठीक है, देखो एशियाई ओलंपिक परिषद में अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय, एशियाई ओलंपिक परिषद में अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय रणधीर सिंह। ठीक है, यानी रणधीर सिंह जी को पहला भारतीय चुना गया है बच्चों एशियाई ओलंपिक परिषद में, पहला भारतीय जो इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, लिखो रणधीर सिंह। ठीक है, लिख लेना, इधर लिख दिया हमने, रणधीर सिंह जी को पहला अध्यक्ष चुना गया है एशियाई ओलंपिक काउंसिल का, यानी एशियाई ओलंपिक परिषद का। ठीक है, अगला देखना बच्चों, जो कैंसर की दवाएं हैं बच्चों, उसमें पहले क्या था? अभी जीएसटी परिषद सुना होगा आपने, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। तो जीएसटी काउंसिल जो है उसकी 54वीं बैठक हुई थी अभी 54। तो कैंसर की जो दवाएं हैं बच्चों, उनमें क्या था? 12% इससे पहले जीएसटी लगती थी। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? कैंसर की दवाओं में जीएसटी का रेट घटा के कितना कर दिया? 5%। ठीक है, लिखो जीएसटी कैंसर की दवाओं में नया जीएसटी कितना लगेगा बच्चों? 5%। ठीक है, लिखो कैंसर दवाओं में जीएसटी कितना हो गया? आप 5%। पहले कितना था? 12% था। ये हाल ही में डिसीजन लिया सरकार के द्वारा, अब 5% की कैंसर की दवाओं में जीएसटी लगेगा 12% से कम करके। ठीक है, अब आता है इसके बाद, क्योंकि जो लेटेस्ट हुआ है बच्चों यूएस ओपन, और मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इस क्वेश्चन को, यूएस ओपन जो है अपने आप में, जैसे 4 होते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, यूएस होता है। तो वर्ष का सबसे अंतिम शायद यूएस हो या विंबलडन होगा, इसके बाद एक और होगा शायद मेरे ख्याल से। तो यूएस ओपन जो है, यूएस ओपन, ठीक है, अब लास्ट ही है मेरे ख्याल से, लास्ट होगा क्योंकि जनवरी के आसपास तो ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा दोबारा। तो यूएस ओपन 2024 का खिताब पुरुष और महिला, ठीक है, पुरुष में किसने जीता और महिला में किसने जीता, ये क्वेश्चन आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी एग्जाम होता है पुरुष और महिला एकल खिताब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पुरुष जीत गया बच्चों यानिक सिनर ने, तो यूएस ओपन 2024 पुरुष का खिताब जीता यानिक सिनर के द्वारा। ठीक है, और महिला का जो जीता है बच्चों, वो जीता है किसके द्वारा? आर्याना सबालेंका। ठीक है, आर्याना सबालेंका
लिंका के द्वारा क्या जीता गया बच्चों, महिला एकल खिताब जीता गया यूएस ओपन 2024 का। ठीक है, अगला लिखना है आपने, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रखा गया बच्चों श्री विजयपुरम। ठीक है, लिखो अंडमान एंड निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रखा गया बच्चों श्री विजयपुरम। ठीक है, श्री विजयपुरम। पहले ये किसी ब्रिटिश नेवी के अधिकारी के नाम पे ब्लेयर था, उनका पीछे से नाम उसके नाम पे रखा गया था, क्योंकि इसको डेवलप करने का काम उसी की देखरेख में हुआ था। अब भारत सरकार ने एक औपनिवेशिक टैग को हटाते हुए पोर्ट ब्लेयर से श्री विजयपुर इसका नाम रखने की घोषणा की, विजयपुरम कर देना इसको। ठीक है, अब इसका नाम श्री विजयपुरम कहलाया जाएगा पोर्ट ब्लेयर का। अगला लिखना है बच्चों, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया, सतीश कुमार को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष, ठीक है, सतीश कुमार। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पहले दलित अधिकारी हैं जो इस पद पे बैठे हैं रेलवे बोर्ड के, इसीलिए क्या किया गया, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हाईलाइट रहेगा। ठीक है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार जी को बनाए गए। अगला लिखो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, यानी वैश्विक नवाचार इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 हेतु भारत की रैंक है बच्चों 40वीं। ठीक है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मतलब वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 40। ठीक है, इसको भी लिख लेना। और अगला लास्ट क्वेश्चन लिखो, बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक किस राज्य ने पास किया है, बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक किस राज्य सरकार द्वारा पास किया गया है, वेस्ट बंगाल। क्योंकि अभी आपने देखा होगा वहां पे एक डॉक्टर की जो है बच्चों, एक ट्रेनी डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी गई थी बलात्कार के बाद, तो सामूहिक रूप से बलात्कार के बाद, तो उसके बाद राज्य सरकार और काफी देश में इस बात की चर्चा रही थी कि जो है मतलब महिलाएं कहीं भी किसी स्थल पे सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा तमाम प्रकार के लेख उसमें लिखे गए, तमाम प्रकार के न्यूज चैनल्स में हल्ला गुल्ला ये देखा होगा। तो उसके बाद राज्य सरकार ने एक अपराजिता विधेयक पेश किया है, पास किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रावधान है वो बात की बात है, वो पढ़ लेना आप लोग। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में काम आ सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे इसी तरीके से टच बनाए रखेंगे तो आप लोगों को करंट अफेयर्स ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।